सितारों के बीच कुछ ऐसी जगह हैं जहां रोशनी भी दम तोड़ देती है। एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में हजारों सवाल उठ जाते हैं, और एक ऐसी जगह जहां फिजिक्स के सारे नियम फेल हो जाते हैं। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लैक होल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मिशन की, एक ऐसे सफर की जो इंसानियत को ब्लैक होल के दरवाजे तक ले जा सकता है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम निकलने वाले हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां से वापसी शायद मुमकिन ना हो। ये है जर्नी टू ब्लैक होल। एक छोटा कदम, एक लंबी छलांग। तो दोस्तों, जब हम ब्लैक होल तक जाने की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल दिमाग में आता है, कैसे? ब्लैक होल्स हमसे इतने दूर हैं कि वहां तक पहुंचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारे आज के सबसे तेज रॉकेट भी वहां पहुंचने में लाखों साल लगा देंगे। तो क्या ये मिशन सिर्फ एक सपना है? बिल्कुल नहीं। साइंटिस्ट इसका भी हल निकाल रहे हैं, और इसका सॉल्यूशन है एक छोटा सा लेकिन बहुत ही पावरफुल स्पेसक्राफ्ट, जिसे कहते हैं नैनोक्राफ्ट। आप सोच रहे होंगे कि नैनो का मतलब तो बहुत छोटा होता है। जी हाँ, ये स्पेसक्राफ्ट इतना छोटा होगा कि इसका वेट सिर्फ 1 ग्राम के आसपास होगा। सोच के देखिए, एक पेपर क्लिप के वजन का स्पेसशिप। इस छोटे से पैकेज में टेक्नोलॉजी का कमाल देखिए। इसमें लगे होंगे छोटे छोटे सेंसर्स, एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा, कम्युनिकेशन डिवाइसेस और एक छोटा सा पावर सोर्स। सब कुछ एक चिप पर समाया हुआ। लेकिन इतना छोटा सा स्पेसक्राफ्ट इतनी लंबी दूरी कैसे तय करेगा? इसके पास तो रॉकेट इंजन के लिए फ्यूल रखने की जगह भी नहीं है। यही तो इस मिशन का सबसे रेवोल्यूशनरी पार्ट है, इस नैनोक्राफ्ट को धक्का देकर रोशनी का प्रेशर। जी, आपने सही सुना, रोशनी यानी लाइट जब किसी सतह से टकराती है तो एक बहुत ही मामूली सा धक्का मारती है। ये छोटा सा धक्का भी कमाल कर सकता है। इस नैनोक्राफ्ट के साथ जुड़ी होगी एक बहुत बड़ी और पतली सी चादर, जिसे लाइट सेल कहते हैं। इमेजिन कीजिए एक पतंग जो फुटबॉल फील्ड जितनी बड़ी हो, लेकिन उसकी मोटाई एक बाल से भी 1000 गुना कम हो। ये लाइट सेल एक ऐसे मटेरियल से बनी होगी जो बहुत हल्का, मजबूत और अत्यंत रिफ्लेक्टिव हो। अब इस पतंग को उड़ाने के लिए हवा कहाँ से आएगी? हवा आएगी जमीन से। साइंटिस्ट जमीन पर शायद किसी डेजर्ट में हजारों पावरफुल लेयर्स का एक जायंट एरे बनाएंगे। ये सभी लेयर्स मिलकर एक अत्यंत शक्तिशाली बीम बनाएगी, और उस बीम को इस लाइट सेल पर फोकस करेंगे। जैसे ही ये मेगा लेजर बीम लाइट सेल से टकराएगी, उसके लाखों करोड़ों फोटॉन्स लाइट सेल को अपना मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो ये रोशनी की बौछार इस लाइट सेल को आगे की तरफ जबरदस्त धक्का देगी। और धक्का भी कोई मामूली नहीं। कुछ ही मिनटों के इस लेजर फायर के दौरान ये लेजर इतने पावरफुल होंगे कि वो इस नैनोक्राफ्ट को स्पीड ऑफ लाइट के 1/3 हिस्से तक एक्सेलरेट कर देंगे। ये इतनी तेज स्पीड है कि इसके सामने हमारे आज के केमिकल रॉकेट्स बच्चे लगते हैं। तो प्लान तैयार है, एक छोटा सा नैनोक्राफ्ट, एक बड़ा सा लाइट सेल और जमीन से लेयर्स का एक पावरफुल धक्का। ये है हमारा टिकट एक ब्लैक होल के सफर का। लेकिन हम वहाँ जाना ही क्यों चाहते हैं? इतनी लंबी तैयारी, इतना लंबा इंतजार, आखिर किसके लिए? हमें वहाँ क्यों जाना है? अट्रैक्शन ऑफ अ ब्लैक होल। ये सवाल बहुत लाजमी है। हम एक ऐसे मिशन पर सदियों का वक्त और अनंत संसाधन क्यों खर्च करें, जिसका नतीजा देखने के लिए शायद हम जिंदा ही ना रहें? इसका जवाब इंसानियत की सबसे गहरी जिज्ञासा में छिपा है। ये यूनिवर्स कैसे काम करता है और इसकी सीमाएं क्या हैं? ब्लैक होल इन सभी सवालों के जवाब देने की चाबी हो सकता है। पहला कारण, आइंस्टीन के सिद्धांतों की आखिरी परीक्षा। एल्बर्ट आइंस्टीन ने 100 साल से भी पहले अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। हमने इस थ्योरी को सोलर सिस्टम में स्टार्स के आसपास हर जगह टेस्ट किया है, और हर बार ये सही साबित हुई है। लेकिन ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहाँ ग्रेविटी इतनी एक्सट्रीम है, इतनी ज्यादा है कि वहाँ आइंस्टीन की थ्योरी की असली परीक्षा होगी। ब्लैक होल के आखिरी छोर पर इवेंट होराइजन के पास स्पेस टाइम इतना ज्यादा मुड़ जाता है कि हमारी कल्पना भी वहाँ हार मान लेती है। क्या आइंस्टीन के इक्वेशंस वहाँ भी काम करेंगे, या फिर हमें एक नई बेहतर थ्योरी की जरूरत पड़ेगी? इस मिशन से हमें इसका सीधा जवाब मिलेगा। दूसरा कारण, दो दुनिया का संगम, क्वांटम और ग्रेविटी। फिजिक्स की दुनिया में 2 बड़े स्तंभ हैं। एक है जनरल रिलेटिविटी, जो बड़े पैमाने पर ग्रहों, सितारों और गैलेक्सीज पर काम करती है, और दूसरी तरफ है क्वांटम मैकेनिक्स, जो बहुत छोटे पैमाने पर एटम्स और पार्टिकल्स की दुनिया को समझाती है। प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों थ्योरीज एक दूसरे से बात नहीं करती, ये एक दूसरे से विपरीत है।
साइंटिस्ट सदियों से एक ऐसी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग ढूंढ रहे हैं जो इन दोनों को साथ जोड़ सके। ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां ये दोनों दुनियाएं टकराती है। ब्लैक होल का मास तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसके सेंटर में, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं, ये सारा मास एक अनंत रूप से छोटे से बिंदु में समा जाता है। इस जगह को समझकर हम शायद उस थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के करीब पहुंच सकते हैं। तीसरा कारण इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स का रहस्य है। महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस ने एक बहुत गहरा सवाल उठाया था। जब कोई चीज ब्लैक होल में गिरती है तो उसकी इंफॉर्मेशन का क्या होता है। फिजिक्स का एक बुनियादी नियम है कि इंफॉर्मेशन कभी नष्ट नहीं हो सकती, लेकिन ब्लैक होल तो हर चीज को निगल जाता है, तो क्या इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए गायब हो जाती है? इसे ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स कहते हैं। हमारा नैनोक्राफ्ट ब्लैक होल के किनारे से गुजरते हुए उससे निकलने वाले फेंट रेडिएशन, जिसे हॉकिन रेडिएशन कहते हैं, उसको स्टडी करने की कोशिश कर सकता है। शायद उस रेडिएशन में उस खोई हुई इंफॉर्मेशन का कोई सुराग मिल जाए। और आखिरी और शायद सबसे जरूरी कारण, इंसानी जज्बा। हम इंसान हमेशा से ही अनजान को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। हमने समुद्र पार कर लिए, जमीन के हर कोने को एक्सप्लोर कर लिया, चांद पर कदम रखा। ब्लैक होल हमारे ज्ञान का अगला और शायद सबसे बड़ा फ्रंटियर है। तो मकसद साफ है, लेकिन इस मकसद तक पहुंचने के लिए हमें अपनी मंजिल को ढूंढना होगा। एक काले आसमान में एक काली चीज को कैसे ढूंढा जाए? अंधेरे में ढूंढना, एक टारगेट की तलाश। एक ब्लैक होल को ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा नहीं है। दोस्तों, ब्लैक होल से कोई रोशनी नहीं निकलती, हम उन्हें सीधा नहीं देख सकते। तो एस्ट्रोनॉमर्स उन्हें कैसे ढूंढते हैं? इसका जवाब है उनके असर से। पहला तरीका, अगर कोई ब्लैक होल किसी सितारे के पास हो तो उसकी विशाल ग्रेविटी उस सितारे को अपनी तरफ खींचेगी। हमें आसमान में एक सितारा दिखेगा जो अजीब तरह से किसी खाली जगह के चक्कर लगा रहा होगा। उस सितारे की स्पीड और उसके ऑर्बिट को नापकर साइंटिस्ट उस खाली जगह में मौजूद उस चीज के मास का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर वो मास बहुत ज्यादा है और वहाँ कोई रोशनी नहीं है तो ये एक ब्लैक होल हो सकता है। हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे के सेंटर में मौजूद सजिटेरियस ए को ऐसे ही खोजा गया था। दूसरा तरीका है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। आइंस्टीन ने हमें ये बताया था कि ग्रेविटी रोशनी को भी मोड़ सकती है। जब एक ब्लैक होल हमारे और किसी दूर के सितारे या किसी गैलेक्सी के बीच से गुजरता है तो उसकी ग्रेविटी एक लेंस की तरह काम करती है। वो पीछे वाले तारे की रोशनी को मोड़कर उसकी एक या एक से ज्यादा अजीबोगरीब इमेजेस बना देती है। कभी कभी ये एक पूरी रिंग की तरह दिखता है, जिसे आइंस्टीन रिंग कहते हैं। ऐसे इवेंट्स को देखकर हम अकेले घूम रहे ब्लैक होल्स का पता लगा सकते हैं। इसे ग्रेविटेशनल माइक्रो लेंसिंग कहते हैं। तीसरा तरीका, जब कोई ब्लैक होल अपने आसपास की गैस और धूल को निगलता है तो ये मटेरियल सीधे उसमें नहीं गिरता, ये उसके चारों तरफ बहुत तेजी से घूमते हुए एक डिस्क बना लेता है, जिसे एक्रीशन डिस्क कहते हैं। इस डिस्क में फ्रिक्शन के कारण इतनी गर्मी पैदा होती है कि ये एक्सरेज में चमकने लगती है। हम इस एक्सरे की चमक को अपने टेलीस्कोप से देखकर ब्लैक होल की मौजूदगी का पता लगा सकते हैं। लेकिन हमारे मिशन के लिए हमें एक ऐसा ब्लैक होल चाहिए जो अकेला हो, यानी उसके आसपास कोई सितारा या एक्रीशन डिस्क ना हो। ऐसा इसीलिए ताकि हम सिर्फ ब्लैक होल की ग्रेविटी का असर, स्पेस टाइम पर उसके प्रभाव को साफ साफ स्टडी कर सकें। इसके अलावा साइंटिस्ट एक ऐसा ब्लैक होल ढूंढना चाहेंगे जो बहुत ही स्टेबल हो, वो ज्यादा घूम ना रहा हो, एक स्थिर ब्लैक होल जिसे श्वार्ज़शाइल्ड ब्लैक होल कहते हैं। ये आइंस्टीन की थ्योरी को टेस्ट करने के लिए सबसे साफ सुथरा टारगेट है। एक तेजी से घूमता हुआ ब्लैक होल जिसे कैर ब्लैक होल कहते हैं। वो स्पेस टाइम को अपने साथ खींचता है, जिससे वहाँ के कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। दुनिया के सबसे पावरफुल टेलीस्कोप जैसे JWST और आने वाला स्क्वायर किलोमीटर एरे इसी काम में लगे हुए हैं। उन्हें उम्मीद है कि अगले 10 सालों में वो हमारे आसपास के आसमान का नक्शा तैयार कर लेंगे और इससे शायद हमें हमारे मिशन के लिए एक परफेक्ट टारगेट मिल जाएगा। मान लीजिए हमें एक टारगेट मिल जाता है 25 लाइट ईयर्स दूर। अब यहाँ से शुरू होता है सदियों का सफर, अनंत रात, एक सदी की यात्रा। तो हमारा नैनोक्राफ्ट अब अपनी मंजिल की तरफ निकल चुका है, वो भी 1 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से। लेकिन इसकी मंजिल 25 लाइट ईयर्स दूर है। इसका मतलब हमारे स्पेसक्राफ्ट को वहां पहुंचने में 75 साल लगेंगे। ये सफर इतना लंबा है कि
जो साइंटिस्ट इस मिशन को लॉन्च करेंगे वो इसके नतीजे देखने के लिए शायद जिंदा ना रहें। इन 75 सालों में हमारा छोटा सा नैनोक्राफ्ट बिल्कुल अकेला होगा। इंटरस्टेलर स्पेस यानी सितारों के बीच की जगह एक बहुत ही खतरनाक जगह है। पहली चुनौती नेविगेशन। इतनी लंबी दूरी में रास्ता भटकने का खतरा बहुत ज्यादा है। जीपीएस तो वहाँ काम नहीं करेगा, तो हमारा स्पेसक्राफ्ट रास्ता कैसे देखेगा? इसके लिए वो पल्सर्स का इस्तेमाल करेगा। पल्सर्स बहुत तेजी से घूमते हुए न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं, जो एक लाइट हाउस की तरह नियमित अंतराल पर रेडियो वेव्स के पल्स भेजते हैं। हमारा स्पेसक्राफ्ट इन पल्सर को आसमान में रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज करके अपनी पोजीशन और डायरेक्शन तय करेगा। दूसरी चुनौती सर्वाइवल। स्पेस खाली नहीं है, वहाँ हर तरफ से रेडिएशन का हमला होता है। कॉस्मिक रेज जो इतने हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं इस नैनोक्राफ्ट से टकराकर इसके डेलिकेट इलेक्ट्रॉनिक्स को खराब कर सकते हैं। इसलिए इसकी चिप को रेडिएशन हार्डन बनाना होगा, यानी उस पर रेडिएशन का असर कम से कम हो। इसके अलावा स्पेस में छोटे छोटे धूल के कण या माइक्रोमीटेरॉइड्स भी घूमते रहते हैं। 1,00,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड पर एक राई के दाने जितना कण भी इस क्राफ्ट से टकराकर उसे तबाह कर सकता है। इसलिए इसका रास्ता बहुत सावधानी से चुनना होगा। तीसरी चुनौती ऑटोनॉमी एंड हाइबरनेशन। 75 साल तक जमीन से इस क्राफ्ट को कंट्रोल करना नामुमकिन है। सिग्नल को वहां तक जाने और आने में ही सालों लग जाएंगे। इसलिए इस क्राफ्ट को बहुत समझदार होना होगा। उसमें एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी जो उसे खुद फैसले लेने में मदद करेगी। अगर कोई छोटी मोटी खराबी आती है तो वो उसे खुद ठीक करने की कोशिश करेगा। ज्यादातर सफर के दौरान ये क्राफ्ट एक गहरी नींद यानी हाइबरनेशन मोड में चला जाएगा ताकि अपनी एनर्जी बचा सके। फिर मंजिल के पास आते ही एआई उसे वापस जगा देगा। 75 साल ये बस एक नंबर नहीं है, ये एक पूरी इंसानी जिंदगी है। इस दौरान जमीन पर पीढ़ियां बदल जाएंगी, नई टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी, लेकिन स्पेस के सन्नाटे में हमारा छोटा सा दूत चुपचाप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहेगा। इंसानियत की उम्मीदों का बोझ उठाए और फिर 75 साल बाद वो दिन आएगा, एनकाउंटर विद अ ब्लैक होल। 75 साल के लंबे और अकेले सफर के बाद हमारा नैनोक्राफ्ट आखिरकार अपनी मंजिल ब्लैक होल के पास पहुंच चुका है। यहाँ का नजारा हमारी कल्पना से भी परे होगा। इसके सेंसर जाग चुके हैं और ये इंसानियत की आंखें बनकर उस अद्भुत दृश्य को देख रहा है। सामने अंधेरे का एक संपूर्ण गोल दायरा होगा। ये अंधेरा इतना गहरा होगा जैसा हमने कभी नहीं देखा। ये है इवेंट होराइजन, ब्लैक होल की वो सीमा जिसके अंदर से कुछ भी, यहाँ तक कि रोशनी भी वापस नहीं आ सकती। लेकिन इस अंधेरे के पीछे का आसमान अजीब तरीके से खिंचा हुआ और मुड़ा हुआ दिखेगा। ब्लैक होल की जबरदस्त ग्रेविटी अपने पीछे के सितारों की रोशनी को मोड़ रही है, जिसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। सितारे अपनी असली जगह पर नहीं बल्कि उनकी अजीब डिस्टॉर्टेड इमेजेस दिखेगी। अगर हम किस्मत वाले हुए तो हमें इवेंट होराइजन के ठीक बाहर रोशनी का एक पतला सा चमकदार रिंग दिखेगा। ये है फोटोन स्फीयर। ये वो जगह है जहाँ ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि रोशनी के पार्टिकल्स यानी फोटोन्स ब्लैक होल के चक्कर लगाने लगते हैं। हमारा नैनोक्राफ्ट इवेंट होराइजन के अंदर नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन वापस भेजना नामुमकिन है। अब मिशन का अगला सबसे क्रिटिकल फेज शुरू होगा। इस नैनोक्राफ्ट के अंदर से छोटे छोटे प्रोब्स यानी जांच करने वाले इक्विपमेंट रिलीज किए जाएंगे। ये प्रोब्स बहुत ही अक्लमंदी से ब्लैक होल की ग्रेविटी का इस्तेमाल करेंगे। कुछ प्रोब्स ब्लैक होल के पास से गुजरते हुए उसकी ग्रेविटी से स्लिंगशॉट लेकर ब्लैक होल के चारों तरफ एक अजीब अंडे के आकार के ऑर्बिट में स्थापित हो जाएंगे। ये सुरक्षित दूरी से ब्लैक होल के आसपास के माहौल को स्पेस टाइम के मुड़ने को लगातार नापेंगे। कुछ और हिम्मती प्रोब्स एक फ्लाई बाय मिशन पर निकलेंगे। ये ब्लैक होल के और भी करीब से गुजरेंगे, शायद फोटोन स्फीयर के नजदीक तक। उतनी नजदीकी से डाटा कलेक्ट करके वापस मेन नैनोक्राफ्ट तक भेज देंगे, इससे पहले कि ब्लैक होल की ग्रेविटी उन्हें हमेशा के लिए अपने अंदर खींच ले। इस सफर में उन पर ग्रेविटी का असर बहुत ज्यादा होगा। आइंस्टीन की थ्योरी के मुताबिक उनके लिए समय की रफ्तार धीमी हो जाएगी। उनके लिए जो कुछ सेकंड्स होंगे वो हमारे लिए घंटों या दिनों के बराबर हो सकते हैं। उनका ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये प्रोब भी हमारी आंखें और कान होंगे। ये उस जगह से डाटा कलेक्ट करेंगे जहां जाना इंसान के लिए नामुमकिन है। अब शुरू होगा उस डाटा का जमीन तक का सफर। सन्नाटे में एक आवाज, हमारे प्रोब्स ने अपना काम कर दिया है। उन्होंने ब्लैक होल के पास से अनमोल डाटा इकट्ठा करके
उसे मेन नैनोक्राफ्ट तक भेज दिया है। अब नैनोक्राफ्ट का आखिरी और सबसे जरूरी काम शुरू होता है, इस डाटा को जमीन पर वापस भेजना। लेकिन ये काम भी आसान नहीं है। नैनोक्राफ्ट हमसे 25 लाइट ईयर्स दूर है। इसका मतलब उसके सिग्नल को, जो रोशनी की रफ्तार से चलता है, हम तक पहुंचने में पूरे 25 साल लग जाएंगे। सोचिए 75 साल जाने में लगे और अब 25 साल डाटा वापस आने में। इस मिशन का पूरा साइकिल 100 साल का है। वो सिग्नल एक बहुत ही कमजोर सी आवाज जैसा होगा। 25 लाइट ईयर्स का सफर तय करते करते वो बहुत ही फीका पड़ जाएगा। इंटरस्टेलर स्पेस में मौजूद गैस और डस्ट उस सिग्नल को और भी कमजोर कर देंगे। इसके अलावा हमारे यूनिवर्स का बैकग्राउंड नॉइज, जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं, इस कमजोर सिग्नल को अपने अंदर छिपाने की पूरी कोशिश करेगा। जमीन पर साइंटिस्ट की अगली पीढ़ी बड़े बड़े रेडियो टेलीस्कोप्स के एक ग्लोबल नेटवर्क के साथ इस सिग्नल का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। ये अकेले एक टेलीस्कोप का काम नहीं होगा। हमें इवेंट होराइजन टेलीस्कोप जैसे प्रोजेक्ट की तरह पूरी दुनिया में फैले टेलीस्कोप को एक साथ जोड़ना होगा, ताकि हम इस कमजोर सी सरसराहट को पकड़ सकें। इस प्रोसेस को वेरी लॉन्ग बेसलाइन इंटरफेरोमेट्री कहते हैं। और फिर एक दिन, एक सदी के इंतजार के बाद, एक बहुत ही कमजोर सा सिग्नल उनके डिटेक्टर्स पर आएगा। एक सिग्नल जो 25 साल पहले एक ब्लैक होल के पास से चला था। उस सिग्नल को डिकोड करना, उसमें से काम की इंफॉर्मेशन निकालना, ये भी एक बहुत बड़ा काम होगा। ये डाटा तस्वीरों जैसा नहीं, ये होगा नंबर्स का एक समंदर। स्पेस टाइम कर्वेचर की वैल्यूज, ग्रेविटेशनल फील्ड के ग्रेडियंट्स और लाइट फ्रीक्वेंसीज में हुए बदलाव। सुपर कंप्यूटर्स महीनों तक इस डाटा को प्रोसेस करेंगे, इसमें से नॉइज हटाएंगे, एरर करेक्शन कोड्स अप्लाई करेंगे, ताकि हम उस जगह की एक तस्वीर बना सकें। लेकिन जब वो डाटा सामने आएगा, तब वो इंसानियत की सबसे बड़ी जीत में से एक होगा। वो डाटा हमें यूनिवर्स के उन राजों के बारे में बताएगा जिन्हें जानने के लिए हम सदियों से सपना देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये मिशन सिर्फ एक ब्लैक होल को स्टडी करने के बारे में नहीं, इसके प्रभाव, इसकी विरासत उससे कहीं ज्यादा गहरी होगी। ये मिशन जमीन पर हमारी जिंदगी को भी बदल सकता है। ये मिशन हमें ब्लैक होल के दरवाजे तक ले जा सकता है। एक सफर जो टेक्नोलॉजी, पेशेंस और इंसानी जिज्ञासा का इम्तिहान लेगा। एक सफर जो हमें हमारे यूनिवर्स को और हमारे अस्तित्व को समझने का एक नया मौका देगा। आपको क्या लगता है, क्या हम इस मिशन में कामयाब हो पाएंगे? और अगर हमें ब्लैक होल के पास से कोई सिग्नल मिलता है, तो उसमें यूनिवर्स का कौन सा राज खुलेगा? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही रोमांचक और ज्ञानवर्धक यात्राओं का हिस्सा बनते रहें। अगली बार मिलेंगे एक और नए रहस्य और एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए सोचते रहिए और सीखते रहिए। I'll see you in the next one.